हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं केफिन टेक्नोलॉजीज के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैम्स का रिजल्ट एनालिसिस किया था। कैम्स का पूरा बिजनेस मॉडल समझा था कि कैम्स किस तरीके से काम करता है। तो कैम्स भी क्या करता है? कैम्स भी एक आरटीए, एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है। और वही सेम टू सेम काम करता है केफिन टेक। अब देखो, पूरे हिंदुस्तान में बात करें ना, तो तीन चार कंपनी से ज्यादा के पास ये आरटीए वाला लाइसेंस है नहीं, और कोई आरटीए का काम करता नहीं है। और अगर उन तीन चार में से भी बाकियों की बात करें, कुछ कुछ कोई उनका कोई मार्केट शेयर ही नहीं है। सारा का सारा मोर देन 99% ऑफ द मार्केट इज विद कैम्स एंड केफिन। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो 99% से ज्यादा मार्केट शेयर ये लोग बना के बैठे हैं। तो हमें यही दो कंपनी पढ़नी है, और बाकी तो शायद मेरे हिसाब से लिस्टेड भी नहीं है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है लिस्टेड भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं कैम्स को भी साइड बाय साइड हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। देखो, दोनों का सिमिलर सिमिलर सा ही मार्केट कैप है। अगर मैं कैम्स की बात करूं तो वो 21,000 करोड़ के आसपास का कंपनी था, और यहाँ पर ये 17,800 करोड़ के आसपास की कंपनी है। अब देखो, हम समझ लेते हैं, एक बार इसमें भी वापस समझ लेते हैं बिजनेस मॉडल क्या है। अब देखो, आपका कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, कोई भी म्यूचुअल फंड है, चाहे वो डीएसपी का म्यूचुअल फंड है, चाहे वो एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, चाहे वो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, वो किसी का भी म्यूचुअल फंड है, हमें उससे मतलब नहीं है। उसके बैकएंड में इन दो में से एक कंपनी होगा, या तो कैम्स होगा या केफिन होगा। अब बैकएंड में काम क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग आपके लिए भी काम कर रहे हैं, और जो कंपनी का जो जो कंपनी का म्यूचुअल फंड है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। देखो, आपके लिए क्या काम कर रहे हैं? पहले तो आपकी सारी की सारी यूनिट्स का ये लोग ट्रैक रख रहे हैं। अब जैसे स्टॉक्स के केस में एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास आप जाके सीधा लिस्ट निकाल सकते हो ना, कि मेरी होल्डिंग में क्या क्या स्टॉक है। मैं अपने पैन कार्ड से देखूंगा, पैन कार्ड से किसी भी ब्रोकर के पास, चाहे मेरा अकाउंट जीरोधा में हो, ग्रो में हो, एंजल वन में हो, आनंद राठी में हो, किसी में भी हो, हमें मतलब ही नहीं है। मैं सीडीएसएल पे जाऊंगा, और जितने भी सीडीएसएल यूज करने वाले मेरे ब्रोकर हैं, सबके सबके जो मेरी स्टॉक लिस्ट है वो आ जाएगी, कि आपकी होल्डिंग में ये सारे स्टॉक हैं, आपके पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक हैं। सेम केस विद एनएसडीएल, एनएसडीएल के साथ जो लिंक्ड होगा, मेरी पूरी की पूरी स्टॉक लिस्ट वहां पर आ जाएगी। तो ये तो आपका हो गया शेयर्स के लिए, जो आपके इक्विटी वाले शेयर्स हो गए उसके लिए। तो ये काम आपको म्यूचुअल फंड में भी तो करना जरूरी है। अब अगर आप फॉर सपोज चाहते हो कि आपका सारा का सारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट निकल जाए, कि मेरा कोटक में कितने म्यूचुअल फंड है, मेरे एचडीएफसी में कितने म्यूचुअल फंड है, मेरे आईसीआईसीआई में कितने म्यूचुअल फंड है, सबका एक कंबाइंड लिस्ट बन के आ जाए, तो आप कैसे लोगे? तो आपके लिए ये लोग ये काम करते हैं कि आपका पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना के रखते हैं, कि भाई पुनीत भारद्वाज जी के पैन कार्ड के नाम पे ये म्यूचुअल फंड्स हैं, और ये हमारे पास हैं। तो कैम्प भी यही काम करता है, और केफिन भी यही काम करता है। और देखो, एक बहुत बढ़िया बात इसमें इसमें से कस्टमर छोड़ के नहीं भागता। जो क्लाइंट है ना, यहाँ पर क्लाइंट मेन कस्टमर है। ये आप समझ लो, एक एक बी टू बी बिजनेस है। अगर मैं बात करूं, जो एच डी एफ सी एएमसी ने सपोज कैम्प्स के साथ अपने एक चार फंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो देखो एक और चीज, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी एक ही पे डिपेंडेंट रहती है। तो एच डी एफ सी एमसी का ये नहीं है कि सिर्फ कैम्प्स के साथ ही टाइप होगा, कैम्प्स के साथ साथ उसका केफिन के साथ भी टाइप हो सकता है। उसका ऐसा हो सकता है कि 50 फंड है, 50 में से 40 चल रहे हैं कैम्प्स के साथ, 10 चल रहे हैं केफिन के साथ। और ये कभी भी ऐसा स्विच नहीं होता कि भाई ये 10 फंड उठाओ और 10 फंड को उठा के कैम्प्स में शिफ्ट कर दो, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा होता है कि कोई भी कंपनी ये माथापड़ी लेना नहीं चाहती कि डेटा शिफ्ट करो और बीच में फिर डेटा करप्ट हो जाए, ये हो जाए, माथापड़ी कोई भी नहीं करना चाहता। तो जिस फंड का एयूएम इनके पास है, जिस फंड की डिटेल्स इनके पास है, वो आजीवन इन्हीं के पास रहेगी। वो लाइफ टाइम इनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कोई भी कंपनी ऐसे स्विच नहीं करता रहता कि भाई अब आप सारा का सारा डेटा उठा के हमारे कैंप्स को दे दो, और कैंप्स वाले को बोल दिया कि आप सारा का सारा डेटा उठा के हमारे केफिन को दे दो। ऐसा इनके साथ कभी नहीं होता, क्योंकि ये डेटा ट्रांसफर इज वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस टू डू। तो जो कस्टमर इनका बंध गया, वो इन्हीं का बंध गया, पहली पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी चीज, अब आप एक चीज समझो, जब आप पैसा कैसे कमा रहे हो, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। तो जब आप बी टू बी बेच रहे हो ना, कोई भी प्रोडक्ट, तो अब आपने सपोज एच डी एफ सी एमसी का 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम मैनेज किया, तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास के एयूएम में आप कुछ छोटी से फीस ले लेते हो, कि भाई 3 बेसिस पॉइंट के आसपास की फीस दे दो। 3 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो गया 0.03% के आसपास की फी, मतलब बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट। ये देखो, ये जरूर ऐसा होता है कि भाई जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता जाता है, कि भाई फंड का ईवीएम 10,000 करोड़ से फिर 1 लाख करोड़ हो गया, 1 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गया। तो वैसे वैसे आपका थोड़ा बहुत फीस में ड्रॉप तो आएगा, बट कोई सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, क्योंकि 3 बेसिस पॉइंट्स का तो यील्ड है। तो 3 बेसिस पॉइंट्स की जगह 0.02 बेसिस पॉइंट्स ले लेंगे, 7 बेसिस पॉइंट्स ले लेंगे। तो मतलब बेसिकली मोर और लेस इनके ये जो यील्ड है, ये स्टेबल रहता है।
तो एक एक हमने ये भी चीज़ समझ ली। अब आप देख लो, कोई भी म्यूचुअल फंड होगा ना, उसका बैकएंड ये सारी कंपनियाँ सँभाल रही होंगी। बैकएंड कैसे? बैकएंड किस तरीके से? भाई आप सपोज़ एचडीएफसी के वेबसाइट पे, एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड वाली वेबसाइट पे लॉगिन करें। लॉगिन करके आपने अपना सारा क्रेडेंशियल्स डाले और आप जो भी डेटा देख रहे हो, वो डेटा एक्चुअली एचडीएफसी की वेबसाइट पे नहीं है। बैकएंड में वो सारा का सारा काम कर रहा है कैम्स और केफिन जैसी कंपनियाँ। वो सारा का सारा आपका डेटा मैनेज करके चल रही हैं। वो हेल्प कर रही हैं आपको भी और वो हेल्प कर रही हैं एचडीएफसी को भी, कि आपका सारे का सारे कस्टमर का डेटा हमारे पास है। ये देखो आपके इस कस्टमर ने इतने एनईवी पे इतनी इतनी यूनिट्स उठा रखी हैं, इसका डिविडेंड मिला के इसका करंट एनईवी ये चल रहा है, इसका ये रिडेम्पशन करेगा तो कितना एग्जिट लोड लगेगा, इसमें कितना इसने ये कर दिया, सारा का सारा कहानी, सारी की सारी कहानी ये लोग मैनेज करते हैं। अब आ जाते हैं इनके फाइनली नंबर्स के ऊपर। हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया किस तरीके से काम करते हैं। अब देखो कुछ दोनों में चीजें अलग अलग है, दोनों का इंटरनेशनल बिजनेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कैम्स है, कैम्स घुस गया है इंश्योरेंस के लिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, इंश्योरेंस के लिए एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। बट केफिन ने ऐसा कोई काम नहीं किया। केफिन ने एक नया वो खोला है, एक नया सेगमेंट खोला, मतलब सेगमेंट नया तो नहीं है बट हाँ, एक अलग सेगमेंट है जो कैम्स के पास नहीं है। केफिन के पास एक सेगमेंट है जिसमें ये नई नई कंपनियों का आईपीओ लेके आते हैं। तो अगर जैसे मैं बात करूं, अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है, हुंडई का आईपीओ आ रहा है, तो ये सारे आईपीओ आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केफिन। तो केफिन के थ्रू ही ये सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो इनको ये वाला एक फी भी मिलता है। तो जो कैम्स है, कैम्स डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जिससे जो जब जब बेयर मार्केट आए, जब सारी चीजें खराब होने लगे, तब हमारे पास एक ऐसा रेवेन्यू सोर्स हो जिस पे कोई भी मार्केट मार्केट का कोई भी फर्क ना पड़े, कि भाई वो कैपिटल मार्केट से लिंक नहीं होना चाहिए। बट ये जो केफिन का ये वाला प्रोडक्ट है, ये भी कैपिटल मार्केट से लिंक है, क्योंकि जब बुल मार्केट आएगा तभी आईपीओ आएगा। कभी भी बेयर मार्केट के बॉटम में तो आईपीओ आएगा नहीं, हमेशा बुल मार्केट में ही आईपीओ आएगा। अब आ जाता है, हम नंबर देख लेते हैं। तो हमने वो तो पता कर ही लिया कि 17,800 करोड़ के आसपास का कैनफिन टेक, सॉरी कैनफिनटेक नहीं, केफिनटेक एक एक कंपनी है, और इनका रेवेन्यू वाज अप 31% ऑन अ वाई वाई लेवल। अगर मैं कैम्स की साइड बाय साइड बात करूं, तो कैम्स का रेवेन्यू वाज अप 27% ऑन अ वाई वाई लेवल। इनका एयूएम बढ़ा बाय 41%, कैम्स का एयूएम बढ़ा था 35% के आसपास से। तो यहाँ पर एयूएम ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पर इक्विटी एयूएम बढ़ा बाय 51%, कैम्स में इक्विटी एयूएम बढ़ा बाय 56%। तो इक्विटी एयूएम के बेसिस पे कैम्स ने ज्यादा बढ़िया काम किया, वहां पर उसने मार्केट शेयर गेन किया, यहाँ पर इन्होंने मार्केट शेयर लूज किया। अगर मैं टू बी प्रिसाइज बात करूं कितना मार्केट शेयर लूज किया, तो हमें पता चलेगा इनका जो इक्विटी वाला सेगमेंट था, वो पहले हुआ करता था करीबन करीबन 34-35% के आसपास का, और वो 35% से गिर गया है 33.4% के आसपास का। तो यहाँ पर मार्केट शेयर में ड्रॉप देखने को मिला है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें, तो ओवरऑल में यहाँ पर इनका टोटल मार्केट शेयर है लगभग 32% के आसपास का। तो बचा हुआ जो भी मार्केट शेयर है वो पहुंच गया हमारा, सीधा सीधा पहुंच गया हमारा कैम्स के पास, मतलब 68% टोटल मार्केट पहुंच गया हमारा कैम्स के पास। वही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 70% के आसपास का कैम्स का मार्केट शेयर है। अगर हम बात करें इनके अलग-अलग सेगमेंट्स की, तो इनका जो ओवरऑल एयूएम था वो बढ़ा था 41% का, जो इंडस्ट्री से ज़्यादा रेट पे ग्रो किया था। इंडस्ट्री का 37% पे बढ़ा था, इनका 41% पे बढ़ गया। बट इक्विटी सेगमेंट इनका पीछे रह गया था। एसआईपी इनफ्लो भी इन्होंने कैम्स से अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया। तो कैम्स में जो एसआईपी इनफ्लो का रेट था वो बढ़ा था बाय 32 या 36% के आसपास से। इनका वो बढ़ा बाय 41% के आसपास से। तो देखो एसआईपी इन्फ्लो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि एसआईपी थोड़ी सी ज्यादा स्टिकी होती है। आप बल्क इन्वेस्टिंग करना छोड़ दोगे जब बेयर मार्केट आएगा, बट आपकी एसआईपी चलती रहेगी। एसआईपी इतनी जल्दी रुकती नहीं है। तो अगर किसी फंड के पास एक प्रपोर्शन ऑफ एसआईपी बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेगा एक उस वाली कंपनी के, जहां पर एसआईपी का इन्फ्लो कम है। क्योंकि एसआईपी का अगर आपका इन्फ्लो कम है, इसका मतलब आपका लमसम का इन्फ्लो ज्यादा है। तो लमसम वाले क्या करेंगे, जब बेयर मार्केट आएगा तब डालना छोड़ देंगे। वो कहेंगे अभी मार्केट नीचे जा रहा है, अभी ये सट्टा बाजार हो गया, अब सारी कहानी खत्म हो गई है, अब ये निफ्टी 5,000 पे पहुंच जाएगा, निफ्टी 1,000 पे पहुंच जाएगा। वो ये सारी कहानी करेंगे, वो कभी भी बल्क इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए बल्क इन्वेस्टिंग होती ही आपकी बुल मार्केट में है। तो अगर आपका बुल मार्केट चला गया, तो आपकी बल्क इन्वेस्टिंग भी चली जाएगी। अगर मैं बात करूं जो इंश्योरर वाले इशूअर वाले सेगमेंट की, इशूअर वाला सेगमेंट क्या हो गया हमारा, जिसमें ये नया नया आईपीओ लेके आने में मदद करते हैं। वो बड़ा बाय 25% ऑन अ वाई वाई लेवल। और वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये हुंडई का आईपीओ और बजाज बजाज हाउसिंग का आईपीओ, ये ही लोग लेके आने वाले हैं।
अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। अगर मैं बात करूँ जो कैम्स की, तो कैम्स को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था। उनका पार्ट बढ़ा था बाय रफली 42% के आसपास का पार्ट का ग्रोथ था, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ था सिर्फ 27% का। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस है ना, प्लेटफॉर्म बना लिया तो आपका सारा का सारा खर्चा कम खत्म हो गया। अब आप जो भी बनाओगे, जो भी एडिशनल उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट करोगे, वो सीधा जाके घुसेगा आपके बॉटम लाइन में, पैट में। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों ही कंपनी को मिला। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका इनका पार्ट बढ़ा बाय 57% और रेवेन्यू बढ़ा बाय 31%। तो यहाँ पर भी हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। अगर अगर अब हम ब्रेकअप की बात करें कि कौन से सेगमेंट से कितना ब्रेकअप आता है, तो इनके हमने 3 सेगमेंट पढ़े थे। तो बेसिकली एक तो है ग्लोबल में क्या है, ये एक मलेशिया में है, सिंगापुर में है, मिडल ईस्ट में है। इन सारे लोकेशन में जाके सेम काम जो इंडिया में कर रहे हैं कि वहाँ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ये पीछे बैकएंड बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर भी इनका बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। वहां पर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40-50% कंपनी के साथ इनका टाई अप है, और इन्होंने एक आधे एक्विजिशन भी किया इंडिया में भी और बाहर भी। तो उससे भी इनको हेल्प मिली है। तो ये 3 डिवीजन है, एक तो इंडिया वाला, एक हो गया हमारा बाहर वाला, और एक हो गया इंडिया में इशूअर वाला कि नए नए इशू लेके आ रहे हैं, नए नए आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो ये तीनों सेगमेंट की बात कर लेते हैं, कितना कितना कंट्रीब्यूशन आता है हर एक सेगमेंट में से। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो वही आता है इन्वेस्टर सोल्यूशन से। 80% का 80% कंट्रीब्यूशन वही करता है कि भाई बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हमारे जो जो कंपनीज है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनको बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, कस्टमर को कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड कर दी, या फिर और कोई भी तरह की सर्विस, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर दी। ये सारी सर्विसेज को 80% ऑफ द रेवेन्यू आता है। जो ये नए नए आईपीओ लाते हैं वो 12% ऑफ द टोटल सेगमेंट है, और जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है वो 7% ऑफ द टोटल सेगमेंट है। तो चलिए, यही थी कहानी केफिन की। हमने इसके साथ-साथ ही कैम्स का भी एनालिसिस कर लिया, और अगर आपको कैम्स का पूरा वीडियो देखना हो तो इससे जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी आप जाके देख लेना। प्रोफाइल के हाइलाइट सेक्शन में आपको जाके सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी हम Q1 में कवर कर रहे हैं। Q1 में हम मोर देन 150 बिजनेसेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए, अभी इतना ही रखते हैं केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में। आगे चल के हम और भी बहुत सारी कंपनियां कवर करने ही वाले हैं इस Q1 में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।